नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवान दास माड़ी, नृत्य गुरु रायगढ़ घराना आज आपके सामने नायिका भेद लेकर आया हूँ। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पिछले 3-4 महीनों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत नृत्य विषय के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को लेकर मैं निरंतर वीडियो के माध्यम से उन्हें शिक्षा दे रहा हूं या उनके पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों की जानकारी दे रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम नायिका भेदों के ऊपर, नायिका भेद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नायिका क्या है। नायिका अर्थात नाटक में अभिनय करने वाली स्त्री पात्र या नृत्य कलाओं में प्रवीण पारंगत नारी पात्र। कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक और नृत्य कला में जो अभिनय के द्वारा दर्शकों को रसास्वादन कराती हैं, दर्शकों का मनोरंजन कराती हैं, ऐसी महिलाओं को नायिका कहा जाता है या ऐसी महिलाएं नायिकाएं हैं। और साधारण भाषा में समझें तो फिल्म संसार में जो अभिनेत्रियां होती हैं, अभिनेत्री या हीरोइन, ये नायिका है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायिकाओं के लक्षण या गुण का उल्लेख करते हुए कहा है कि नायिकाएं किन किन गुणों नायिकाओं में होनी चाहिए। उस संदर्भ में आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि नायिका को रूपवती, गुणवती, शीलवती, यौवनवती, नौजवान, सुंदर वर्ण वाली, माधुर्य युक्त, कोमल, पवित्र, लावण्यमयी और मीठे कंठ वाली, जिसकी आवाज़ अत्यंत मधुर हो, खनकदार आवाज़ हो, जिसकी वाणी को सुनते ही नाट्य कला में या नृत्य कला में रस की उत्पत्ति हो और दर्शक बरबस उस ओर आकर्षित होते चले जाएं। इसके साथ साथ नायिका के अंदर इन गुणों के साथ साथ लय, ताल, रस और भाव में नायिका को पारंगत होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाली नायिका को उत्तम नायिका कहते हैं। नाट्य शास्त्र के 24वें अध्याय में सामान्य अभिनय नामक अध्याय है। इस अध्याय का नाम, इसमें नायिकाओं का विस्तार पूर्वक से विवेचन किया गया है और सामाजिक प्रतिष्ठा, कामदशा, आयुगत विशेषता, प्रकृति भेद, उपचार विधि, शील आचरण आदि के आधार पर इन नायिकाओं के अनेकों भेद उपभेदों का विस्तार पूर्वक से विवेचन भरत ने नाट्य शास्त्र में किया है। हम यहाँ पर नृत्य कला से संबंधित या नृत्य कला में उपयोगी नायिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकृति भेद के हिसाब से नायिकाओं के 3 भेद हैं: उत्तमा, मध्यमा और अधमा। तो आइए देखते हैं उत्तमा नायिका के क्या लक्षण होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो देखते हैं उत्तमा नायिका। कोमल स्वभाव वाली, अत्यंत कोमल स्वभाव वाली, प्रसन्नचित, मुस्कुरा कर बोलने वाली, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली, आदर करने वाली, लज्जावती, विनय से युक्त और शील तथा माधुर्य युक्त नायिका को उत्तमा नायिका कहते हैं। अब आइए मध्यमा नायिका क्या है उसके बारे में जानते हैं। मध्यमा नायिका में उत्तमा नायिका के अभी जो गुणों का बखान हमने किया, वो सारे गुण
मध्यमा नायिका में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ अवगुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। ये कैसा दोष है, कौन कौन से अवगुण हैं? तो ये जो नायिका है परपुरुष गामी होती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली या संबंध बनाने की इच्छुक नायिका जो है, ये मध्यमा नायिका के लक्षण होते हैं। और यह नायिका अपने सखी सहेलियों से ईर्ष्या करती है, जलन रखती है, अभिमानी होती है। अभिमानी तो होती है लेकिन बहुत शीघ्र मान जाती है। इस प्रकार के जो नायिका हैं, इस प्रकार के लक्षण वाली नायिका को मध्यमा नायिका कहते हैं। अब आते हैं अधमा नायिका। जो तीसरी नायिका है वो अधमा नायिका है। इसके लक्षण हैं उत्तमा और मध्यमा नायिकाओं के जो लक्षण अभी हमने बताए वो सारे लक्षण इसमें होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसमें और भी सारे दुर्गुण होते हैं। मध्यमा नायिका के जो दुर्गुण है उसके अतिरिक्त और इसमें अवगुण या दुर्गुण होते हैं। वो क्या है? व्यभिचारी होती है, ये दुराचारी होती है, दुष्ट प्रकृति की नायिका होती है, धन की लालसा में अनेकों पुरुषों से प्रेम संबंध रखती है। इस प्रकार के गुणों वाली नायिका को अधमा नायिका कहते हैं। और ये बहुत अभिमानी और घमंडी होती है। घंटों अनुनय विनय करने के बाद वश में आती है या मानती है। इस प्रकार हमने उत्तमा, मध्यमा और अधमा के लक्षण के बारे में जो भरत मुनि ने कहा है आपको बतलाया। भरत के बाद के आचार्यों ने, उनके परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं नायिकाओं को स्वकीय, परकीय और गणिका नायिका का नाम दिया है। स्वकीय, परकीय और गणिका, इनके लक्षण भी मिलते जुलते हैं। स्वकीय नायिका पतिव्रता नायिका, कुलीन नायिका को उन्होंने स्वकीय नायिका कहा है। परिकिया मतलब परपुरुष से व्यवहार करने वाली, परपुरुष की कामना करने वाली परकिया नायिका है। और जो गणिका है सामान्य नगरवधु, जो वेश्या है या धन की लालच में जो अपने यौवन का व्यापार करे, वह गणिका नायिका के अंतर्गत आता है। पर नाट्य कला में ये नायिका इस प्रकार का अभिनय करती है, वो वास्तव में ऐसी कैरेक्टर वाली नहीं होती। उनका कैरेक्टर कुछ भी हो, चरित्र कुछ भी हो, पर नाट्य कला में इस प्रकार के अभिनय करने वाली नायिका को कुशल नायिका कहते हैं। इसी प्रकार हमारे नृत्य कला के साथ है। अब अवस्था या काम दशा के अनुसार नायिकाओं के 8 भेदों का वर्णन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है, काम दशा और अवस्था के अनुसार। ये अष्ट नायिकाएं हैं। तत्र वासक सज्जाता विरहोत कंठिता, तत्र वासक सज्जाता विरहोत कंठितापि वा स्वाधीन भर्तिका चापी कलहांतरिता तापी वा खंडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषित भर्तिका, खंडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषित भर्तिका तथा भी सारिका चेव गैयाष्टौ तु नायिका। नाट्यशास्त्र के 24वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 210 और 211 में नायिकाओं के, अष्ट नायिकाओं के इस प्रकार नाम बतलाए गए हैं। अब इन 8 नायिकाओं के लक्षण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं वासक सज्जा। 8 नायिका समझ में आई गए आपको। वासक सज्जा, विरहोत कंठिता, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषित पत्रिका या प्रोषित भर्तिका और अभिसारिका। देखिए, प्रोषित पतिका, प्रोषित भर्तिका तात्पर्य वही है, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले वासक सज्जा। वासक सज्जा नायिका क्या है? जो अपने प्रेमी, प्रियतम या पति से मिलन की आस में सज धज कर तैयार होती है, श्रृंगार कर कर
तैयार होकर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, नाना भांति से अपने शरीरों को अपने शरीर के अंगों को सजाती है, वह वासक सज्जा नायिका है। दूसरा नायिका है विरहोत्कंठिता, जिसका पति या प्रेमी, जिसका नायक अनेकों कार्य में व्यस्तता के कारण अपने निर्धारित समय में नायिका के पास नहीं पहुंच पाता है, वह नायिका विरहोत्कंठिता है। वह विरोध में, विरह में जो कुंठित होती है, विरहोत्कंठिता उत्कंठित होती है, उस नायिका को विरहोत्कंठिता कहते हैं। तीसरी नायिका है स्वाधीन भर्तिका। स्वाधीन भर्तिका या स्वाधीन पतिका, एक ही मतलब है। जिस नायिका का नायक, प्रेमी या पति उसके अधीन में होता है, उसके आगे पीछे चक्कर काटता रहता है, उसके बस में रहता है, वो अपने पति पर अपना पूर्ण अधिकार रखती है, ऐसी नायिका को स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं। अब आते हैं अगली जो नायिका है कलहांतरिता। कलहांतरिता नायिका वह नायिका है जो आए दिन कलह करती रहती। जब भी उसका पति या प्रेमी उसके पास आता है तो कलह, हमेशा व्यंग बाणों देके उसको सताना, तंग करना, उसकी उलाहना करना, तो उसकी रोज रोज की चिक चिक से परेशान होकर नायक चला जाता है उसे छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में रहने वाली नायिका को कलहांतरिता या कलह करने वाली नायिका को कलहांतरिता नायिका कहते हैं। पांचवी नायिका है खंडिता। खंडिता वह नायिका है जिसका पति या प्रेमी अन्य स्त्रियों के साथ रमण करता है, जिसका कोई और प्रेमिका हो और वह अपनी पत्नी के पास नहीं आता है, उसे छोड़कर दूसरी स्त्री के पास चले जाता है और विरह वेदना से व्याकुल होने वाली नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। अब जो है अगली नायिका, सातवीं जो नायिका है प्रोसित भर्तिका या प्रोसित पतिका, जिसका नायक प्रदेश गया है और नायिका को अपने प्रियतम के याद सता रही है, मिलन की याद सता रही है, काम वासना सता रही है और नायक प्रदेश में उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी दशा वाली स्थिति को, ऐसी दशा से गुजरने वाली नायिका को प्रोसित पतिका या प्रोसित भर्तिका कहते हैं। अंतिम नायिका है अभिसारिका। अभिसारिका नायिका अर्थात अभिसार करने वाली, मिलन स्तर पर अपने प्रेमी या नायक या पति से जब निश्चित हो जाता है कि हम इस स्थान पर मिलेंगे, तो मिलन स्तर पर सज धज कर स्वयं पति से या नायक अपने प्रेमी से मिलने जाती है। इसके 3 भेद आचार्यों ने बताए हैं, दिवाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। दिवाभिसारिका वह नायिका है जो लोक लाज का जरा भी उसको भय नहीं होता और वो तो धड़ल्ले से अपना सज धज के अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। शुक्लाभिसारिका वह नायिका है जो चांदनी शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी रात, जब चांदनी अपनी छटाएं रात में बिखेरती है, उसे उन रात्रि को शुक्ल पक्ष की रात कहते हैं। तो चांदनी रात में जो अपने प्रियतम से मिलने जाती है वह शुक्लाभिसारिका है। और तीसरी नायिका है कृष्णाभिसारिका, जो घोर अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अपने हाथ ही अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे घोर अंधेरी रात में वह लोकलाज के भय से छिपते छिपाते अपने प्रियतम से मिलने जाती है और तो उसको अभिसारिका नायिका कहते हैं। तो प्रसंगवश मैं एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह ने इस कृष्णा अभिसारिका का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने अनेकों ग्रंथ नृत्य के लिए लिखे हैं, तो जो नर्तन सर्वस्वम ग्रंथ है कृष्णाभिसारिका का,
जो चित्रण राजा साहब ने किया है वो जरा सुनिए आप, देखिए। प्रिय मिलन की आस लिए हुए काम दशा से पीड़ित एक नायिका अंधेरी रात में अपने प्रियतम से मिलने को जा रही है। कैसे जा रही है? वह संपूर्ण शरीर में काले वस्त्र पहन रखे हैं, काली साड़ी, काले ब्लाउज ही उसने पहन रखे हैं। उसकी जो सफ़ेद मोतियों की माला है, जो अंधेरी रात में भी चमक रही थी, उस माला को उसने उतार कर रख दिया ताकि इससे मेरी पहचान ना हो। और वह कभी धीरे धीरे, कभी जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रही है। एक और बात कहना चाहूँगा, मूरज पढ़ंस पुष्पाकर में राजा साहब ने अभिसारिका नाम से एक परण भी लिखा है। वो परण क्या है? धिन गिन तक तक धिन गिन तक धिन गिन गणा तक धिन गिन नग दिगन नगन तक धिन गिन तक धिन गिन नग धिन गिन ताक देर तू न कर धिन गिन ताक देर तू न कर। तो ये जो अभिसारिका नायिका के लक्षण से युक्त बोलों का उन्होंने प्रयोग किया है। और ये पिपीलिका यति, ताल के 10 प्राण के अंतर्गत पिपीलिका यति है, उसके लक्षण है ये बोल। पिपीलिका यति में इसी प्रकार के बोलों का प्रयोग होता है। और चींटी कभी तेज भागने लगती है, कभी खतरा दिखता है तो रुक जाती है, कभी इधर उसका रास्ता मुड़ जाता है, कभी उधर मुड़ जाती है, फिर कभी धीरे धीरे चलती है। तो इस प्रकार अभिसारिका नायिका जो है ना, अपने रास्ता में जो भी उसको दुर्गम रास्ता है या जो भी आट हो रही है, जो भी आड़े आ रहा है, उस सब बाधाओं को पार करते हुए किस प्रकार जा रही है, उसका चित्रण इस परण में उन्होंने राजा साहब ने किया है। धिन गिन तक तक धिन गिन राम। तो ये परण की बात मैंने की। अब ये नायिका बढ़ी चली जा रही है अपने गंतव्य की ओर। उसी बीच क्या होता है, चंद्रदेव बादलों में से निकलने लगते हैं, तो रोशनी फैलने लगती है रात में। तो नायिका को उस चंद्रदेव पर बहुत क्रोध आता है। ये चंद्र, तुम्हें अभी निकलना था, थोड़ी देर रुक जाते, इंतजार करो, कृपा करो देव। तो संयोगवश देखिए, इस नायिका इधर ये सोचती रहती है, उधर चंद्रदेव फिर से बादलों में समा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, नायिका फिर पढ़ने लगती है। लेकिन आसमान से काली काली घटाएं घिरी आती हैं, आसमान में मूसलाधार बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है। नायिका भीगते भागते अपने जा रही है नायक से मिलने के लिए। इसी समय कड़कड़ा के जोरदार बिजली चमकती है। उस बिजली की रोशनी में नायिका क्या देखती है कि उसका नायक जो है सामने खड़ा है, उसकी मंजिल आ गई है। वह दौड़ कर जाती है और अपने नायक से लिपट जाती है। तो देखिए कितना सुंदर अभिसारिका, कृष्णाभिसारिका नायिका का राजा साहब ने किया है। क्योंकि ये प्रसंग चल रहा था तो मैंने ये आपको ये इसका वृत्तांत सुना दिया। अब आगे हम चलते हैं कथक नृत्य में अष्टनायिका। ये जो अष्टनायिकाओं की हमने चर्चा की, अष्टनायिकाओं की चर्चा की, इनका कथक नृत्य में हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, भजन, ठुमरी, गजल आदि पर भाव करने की परंपरा है। इसके साथ साथ जो हमारा एक कवित्व अंग होता है, उसमें भी हम भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कथक नृत्य का विकास जो है वो राज दरबारों में हुआ। लखनऊ दरबार और रायगढ़ दरबार जिसमें प्रमुख हैं। लखनऊ दरबार में क्या है, मुगल काल में लखनऊ दरबार में ये जो हमारा कथक नृत्य है, ये विलासिता की ओर चला गया, अश्लीलता की ओर चला गया। बादशाह को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस के भावों का इसमें समावेश हुआ और उसी से संबंधित ठुमरियों की भी रचनाएं की। तो वहाँ जो लखनऊ दरबार में जो पंडित बिंदादीन महाराज जी थे, लखनऊ के घराने के नृत्य सम्राट, वो वहाँ पर नृत्य गुरु थे। कहाँ पर? लखनऊ दरबार में। तो अपने नवाब वाजिद अली शाह को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अनेकों इस प्रकार की ठुमरियों की रचना की, जिसमें श्रृंगारिक भावों का चित्रण, नायिकाओं से संबंधित चित्रण किया जाता है या अभी तब किया जाता था।
उन्होंने लखनऊ की जितनी तवायफें थी सबको इस कला में पारंगत किया। हमारी दूसरी तरफ रायगढ़ के राजा साहब ने भी ठुमरियों की रचना की, पर उनकी ठुमरी पूर्णतः अध्यात्म से ओतप्रोत थी, उसमें अश्लीलता नहीं था। नहीं, भाव तो सभी रसों का दिखाते हैं ठुमरियों में, पर जो भाव लखनऊ की ठुमरियों में है वो हमारे रायगढ़ के ठुमरी में जो भाव है वो मर्यादित है। तो इस प्रकार के अंतर है रायगढ़ और लखनऊ के भावाभिव्यक्ति में, जो ठुमरी भाव व्यक्ति है। आगे मैं चलता हूँ। अगर हम कथक नृत्य की प्रस्तुति में देखें तो इन नायिकाओं का संपूर्ण रूप से चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कथक नृत्य की एक विशिष्ट प्रस्तुति का अंग है गत निकास। गत निकास में जो हम घूंघट का निकास करते हैं, रुखसार की निकास करते हैं, ये सब, और ये जो हम छूट की निकास करते हैं, ये सब नायिका से संबंधित है। और इसमें नायिका की जो चाल चलन है, वो नायिका की जो चाल है, लावण्यता जो है, उसका प्रदर्शन इसमें करते हैं। लावण्यमयी जो अभी हमने कहा था ना, उसका प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में नायिकाओं से संबंधित पूजा, प्राचीन काल में नायिकाओं से संबंधित पूजा का गद भाव किया जाता रहा, जो आजकल लुप्त हो गया है। मेरे गुरुजी पंडित कल्याण दास जी, जो रायगढ़ दरबार के प्रमुख दरबारी नर्तक थे, इस गद भाव को बहुत सुंदरता पूर्वक करते थे। स्वकीय, परकीय और गणिकीय, उत्तमा, मध्यमा और अधमा नायिका का भाव इसमें पूजा के द्वारा उन्होंने वो दिखाया करते थे कि स्वकीय नायिका पूजा की थाल लेकर मंदिर में गई है और भगवान का पूजा करती है, पूजा पाठ करके अपने घर को वापस आ जाती है। वहीं परकीय नायिका भी पूजा के बहाने मंदिर गई है या पूजा करने मंदिर गई है, पर उस बहाने मंदिर में जो उसका पर पुरुष से जो संबंध चलता है वो भी वहाँ मिलने आया है। वो थोड़ा थोड़ा उसको भी इधर उधर ताक के देख लेती है, भगवान का पूजा भी कर रही है, उसकी निगाह उसकी तरफ भी है। इसी प्रकार जो गणिका नायिका है, वह भी पूजा का भाव करने जाती है, लेकिन वो बहुत चंचल होती है। वो मंदिर में जो भी आया हुआ है बन ठन के नवयुवक, वो सब की तरफ निगाहें मारती रहती। इस प्रकार के जो नायिका से संबंधित भाव है वो प्राचीन समय में गत निकास में प्रचलित था। लखनऊ के सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित अच्छन महाराज जी बहुत खूबसूरती के साथ करते थे। उन्होंने ही मेरे गुरुजी को सिखाया। मेरे गुरुजी ने नृत्य की शिक्षा अच्छन महाराज जी से ली। अच्छन महाराज कहें तो बिरजू महाराज के पिताजी, वो हमारे रायगढ़ दरबार के प्रमुख गुरु थे। इसके साथ साथ कथक नृत्य का जो विशेष भाव अंग है वो ठुमरी अंग है। ठुमरी भाव गीत जो है वो नायिका प्रधान ही होता है। ठुमरी में हर प्रकार की नायिकाओं का प्रदर्शन होता है और मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार भावों का प्रदर्शन किया जाता है। अब ठुमरी की परंपरा के बारे में मैंने कहा कि ठुमरी जो, चाहे वो गायकी अंग की ठुमरी हो, चाहे वो नाच अंग की ठुमरी हो, पर उसमें नायिका का ही चित्रण होता है। चाहे वो विरहीन की चित्रण हो, चाहे संयोगिन की चिंता हो, तो ठुमरी में, कथक नृत्य में ठुमरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपको एक ठुमरी बताने जा रहा हूँ, राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित, रायगढ़ के राजा। इस ठुमरी का नाम ही अष्टनायिका है। उन्होंने 8 नायिकाओं का चरित्र चित्रण एक छोटे से 4 लाइन 4 पंक्तियों में कितनी खूबसूरती से किया है। उनके सारे लक्षण उन्होंने इसमें सजीव कर दिया है। ठुमरी कुछ इस प्रकार है। भूषण बसन सजाए, सहटवा पे गोरी चली है, कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को, ताकत आस लगाए, अनत रमे मनमोहन काना, अजब पिया नहीं आए, कलह कियो ताको फल पायो, पिया तजी सेज सिधायो,
चक्रपिया जब आए अचानक सुख स्नेह सरसायो। चक्रपिया महाराजा चक्रधर सिंह हिंदी की रचनाएं चक्रपिया के नाम से करते थे और उर्दू की रचनाएं फरहत के नाम से किया करते थे। भूषण बसन सजाए, ये वासक सज्जा नायिका का वर्णन राजा साहब ने किया है। भूषण मतलब आभूषण, गहने, अनेकों प्रकार के आभूषण को धारण किए हुए। वसन मतलब वस्त्र और सुंदर वस्त्राभूषण परिधान पहने हुए वह नायिका क्या कर रही है? भूषण बसन सजाए। ये भूषण बसन सजाए सारे प्रकार के आप जितना इसमें सजा सको, जितना दिखा सको, ये सब उसमें नायिका का श्रृंगार भूषण बसाए चल रहा है, गाने वाला गा रहा है और उसमें अनेकों प्रकार के आवे पायल पहनना, चूड़ियाँ पहनना, ठीक है ना, पूरा मेकअप करना, काजल लगाना, बिंदी लगाना, ये सब जो है इसमें अपन कर सकते हैं, करते हैं। और सहेटवा पे गोरी चली है। सहेटवा मतलब प्रिय मिलन का स्थल, जो प्रेमी प्रेमिका का मिलन का पॉइंट होता है वह सहेटवा नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका सहेटवा नाम से ही उल्लेख है। तो सहेटवा पे गोरी चली है, गोरी चली है मतलब अभिसार कर रही है। तो क्या हुआ? अभिसारिका नायिका पूरा सज धज कर 16 श्रृंगार करके वो सैटवा पे अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया वासक सज्जा और अभिसारिका। कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को, कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को। अब वो पहुंच गई मिलन स्थल पर, उसका नायक वहां पे है नहीं, तो ये कौन सा नायक है? विप्रलब्धा। कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को, कहाँ गया अभी तक, अब आने वाला होगा, इस आस में उसको तलाश रही है। कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को विप्रलब्धा, ताकत आस लगाए, इंतजार में कि अब आएगा अब आएगा, हर आहट में वो उसको लग रहा है कि मेरा पिया आ गया, तो ताकत आस लगाए, ताकत आस लगाए। कुंजन कुंजन ढूंढत पिया को, ताकत आस लगाए मतलब उत्कंठिता, विप्लब्धा और उत्कंठिता नायिका इस लाइन में है। अगली लाइन है अनत रमे मनमोहन कान्हा अजहू पिया नहीं आए। ये जो 5वीं पंक्ति है, अनत रमे मनमोहन कान्हा अजहू पिया नहीं आए। अनत रमे मनमोहन कान्हा, अनत रमे मनमोहन कान्हा अजहू पिया नहीं आए, अजहू पिया नहीं आए, अजहू पिया नहीं आए। ये खंडिता नायिका है, खंडिता नायिका। अब क्या हुआ? कलह कियो ताको फल पायो, कलहांतरिता, वही रात दिन की चिक 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 कलह करती, तो कलह कियो, कलह कियो, कलह कियो ताको फल पायो, पिया तजी सेज सिधायो, प्रोसित पति का। कला कियो ताको फल पायो, कलहांतरिता, पिया तजी सेज सिधायो, प्रोसित पति का। ये जो मेरा सेज है, तन है, जिसको मैंने अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण से सजा रखा है, उसे छोड़कर कहीं और चला गया, तो क्या हुआ? प्रोसित पति का। चक्रपिया जब आए अचानक, राजा चक्रधर सिंह चक्रपिया कहते हैं कि चक्रपिया जब आए अचानक, इस उधेड़बुन में वह नायिका कुंठित हो रही है, इसी बीच में अचानक उसके पिया चक्रपिया आ जाते हैं। तो चक्रपिया जब आए अचानक सुख स्नेह सरसायो, सुख स्नेह सरसायो, सुख स्नेह, स्वाधीन भर्ती का नायिका। तो ये जो है नायिकाओं का चरित्र चित्रण देखिए कितनी खूबसूरती से किया गया है, और हमारे कथक नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान नायिका भेदों का है। तो आज हमने आपको नायिकाओं के ऊपर बताया। धन्यवाद।